हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडीज। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। ठीक है जी, और ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है। एक्चुअल में मैं पहला पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है जी, और इस पार्ट के साथ मैं बता दूँ, आपकी इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी क्लास 9 की खत्म हो जाएगी। ठीक है, जितने भी चैप्टर मैंने अपलोड करे होंगे इकोनॉमिक्स के, वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके जी, और साथ ही में हिस्ट्री, जियो और सिविक्स, इनके भी सारे के सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मतलब आप अगर सिविक्स की प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो सिविक्स के सारे चैप्टर आपके सामने आ जाएंगे, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो हिस्ट्री के सारे चैप्टर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, अगर आपका हिंदी मीडियम है तब भी हिंदी मीडियम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स के साथ, हिंदी मीडियम की वीडियो के साथ। ओके जी, सो लास्ट पार्ट में हम पीपल एज रिसोर्स पढ़ चुके थे। क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ा था, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट नॉन मार्केट एक्टिविटी, उसके बाद वेरियस एक्टिविटी हमने देखी थी। ठीक है, 3 सेक्टर देखे थे। प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है जी, उसके बाद हमने बात करी थी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, ठीक है, हम एक ह्यूमन कैपिटल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके पीछे 2 फैक्टर हैं। एक तो आपका द रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने में, और दूसरा हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने में। ठीक है जी, सो द रोल ऑफ एजुकेशन तो हम कर चुके थे इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आज हम करेंगे द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हेल्थ कितना बड़ा रोल प्ले करती है एक ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने में। ठीक है जी, तो आपको पता ही है कि हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक पर्सन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, पहले तो मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ। देखो, अगर कोई हेल्थी पर्सन होता है ना, वो क्या करता है, एक अनहेल्थी पर्सन से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है जी, और साथ ही में वो अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी से काम कर पाता है, कंट्री की डेवलपमेंट में वो ज़्यादा सही साबित होता है। ठीक है, ज़्यादा कारगर साबित होता है। एक अनहेल्थी पर्सन एक कंट्री पे बोझ होता है एक तरह से, वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाता, अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता। बट एक हेल्थी पर्सन क्या होता है, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करता है और कंट्री के डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और साथ ही में अगर हेल्थ बच्चे की अच्छी होगी, पर्सन की अच्छी होगी, तो उसका भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ओके जी, अब हम पढ़ते हैं कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हेल्थ होना, अच्छी हेल्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफिशिएंसी ऑफ वर्कर लार्जली डिपेंड ऑन देयर हेल्थ। अगर उस बंदे की हेल्थ अच्छी है तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाएगा, यानी एक वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो उसकी हेल्थ पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अ हेल्थी पर्सन कैन वर्क इन मोर इफेक्टिव मैनर। एक हेल्थी पर्सन ज़्यादा इफेक्टिव मैनर से वर्क कर सकता है। ओके, अ हेल्थी पर्सन कैन वर्क इन अ प्रोडक्टिव वे एंड इन दिस वे इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट बेटर इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। यानी एक हेल्थी पर्सन ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकता है और इसी के साथ वो एक कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, एन अनहेल्थी पर्सन बिकम एन लाइबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंट्री। आप खुद सोचो, अगर आपकी कंपनी में एक ऐसा बंदा वर्क कर रहा है जो हर 2 दिन बाद बीमार हो जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी कि यार ये काम नहीं कर पा रहा ढंग से, तो आप जो सोचोगे उसको हटा दिया जाए। तो वैसे ही वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे एक जो अनहेल्थी पर्सन होता है वो बोझ होता है, वैसे ही एक कंट्री पे भी जो अनहेल्थी पर्सन होता है वो बोझ ही समझा जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। ओके, दस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल एंड द कंट्री द हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। और इसी वजह से जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट के लिए आपका हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है जी, अब हम इंडिया के थोड़े हेल्थ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि इंडिया में हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्पिटल कैसे हैं, लोगों की हेल्थ पे कैसे ध्यान दे रही है गवर्नमेंट वगैरह। तो मैं आपको बता दूं, इन इंडिया बिहार यूपी है फ्यू मेडिकल कॉलेज। ठीक है, बिहार और यूपी में बहुत ही कम मेडिकल कॉलेज है। दी स्टेट हैव पुअर हेल्थ कंडीशन, और इसी वजह से वहाँ पर हेल्थ कंडीशन भी बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है जी, आपको मैं बता दूँ, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली दिल्ली की जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ठीक है, इसलिए ही बिहार से, यूपी से बहुत सारे लोगों को दिल्ली में इलाज करवाने आना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ स्ट्रक्चर जो है इतना अच्छा नहीं है। ऑन द अदर हैंड 4 स्टेट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र हैव द मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज विद द 81 मेडिकल कॉलेज आउट ऑफ 181। मतलब अगर हम इंडिया के अंदर सिर्फ इस 4 स्टेट की बात करें, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, इन 4 स्टेट के अंदर ही 81 मेडिकल कॉलेज है और हमारे इंडिया में टोटल 181 मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 40 to 45% मेडिकल कॉलेज तो सिर्फ इन 4 स्टेट्स में है। ठीक है, इन 4 स्टेट का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी,
नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इन इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, पर 1000 में से, ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से पहले ही जिनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ कंडीशन। पुअर हेल्थ कंडीशन की वजह से 1000 में से, मान लो 1000 बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें से कितने बच्चे हैं जो 1 साल से पहले ही जिनका देहांत हो गया बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ कंडीशन। ठीक है, मान लो 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 22 बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल की एज पूरी होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ कंडीशन। ठीक है, इसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसकी भी डेफिनेशन आपको एग्जाम में आती है तो याद रखना जी इसकी डेफिनेशन। ओके, इन इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951, यानी 1951 की बात करूँ ना तो 1000 बच्चों में से 147 एक साल की एज पूरी होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी, पर वो बहुत कम हुई है 2010 में। 2010 में पता चल रहा है पर 1000 में से सिर्फ 47 बच्चे ही हैं जो 1 साल की एज पूरी होने से पहले ही मर जाते हैं। मतलब जो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है वो बहुत सुधरा है 1951 से लेकर अभी तक। ठीक है, अब थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है 1-1 मार्क्स में। ओके, लिटरेसी रेट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम एज 7 और अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है कि 7 साल से ऊपर का बच्चा जो लिख सकता है, बोल सकता है एक लैंग्वेज, उसको हम लिटरेट मानेंगे। ठीक है, तो टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है ना 7 साल से अबव, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो एक लैंग्वेज लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी को लिटरेसी रेट कहते हैं। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके जी, 7 साल से ऊपर एक लैंग्वेज लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में से 7 साल से ऊपर जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं, लोग हैं जो एक लैंग्वेज लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको लिटरेसी रेट कहते हैं। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ द एवरेज पीरियड दैट अ पर्सन में एक्सपेक्ट टू लिव। यानी एक एवरेज लाइफ, एक पर्सन कितना जीता है उसको ही हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानते हैं। ठीक है, इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 64 है, मतलब 64 ईयर तक जो है एक नॉर्मल इंडियन जीता है एवरेजली। ठीक है, अब बात करते हैं डेथ रेट की। डेथ रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ द पीपल डाई पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर। यानी एक साल में अगर मान लो 1000 लोग पैदा होते हैं तो उसमें से कितने लोग हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उसको कहते हैं डेथ रेट। अब बहुत सारे बच्चे डेथ रेट को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से कंपेयर करेंगे। दोस्त, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या था, 1 साल की एज पूरी होने से पहले जिनकी डेथ हो जाती है ना बच्चों की, उनको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बट डेथ रेट में सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं, 1 साल से ऊपर भी, कम भी। ठीक है जी, ओके, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा ये वर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, अनएम्प्लॉयड पर्सन उसको माना जाता है जब एक पर्सन काम करने के लायक हो, काम करना भी चाहता हो बट उसको जॉब नहीं मिलती, उसी को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ फेनोमेनन दैट अकर व्हेन अ पर्सन वांट टू डू वर्क बट अनेबल टू फाइंड जॉब या वर्क। जब वो काम करना चाहता है और काम करने के लिए एलिजिबल भी है, डिग्री वगैरह भी है उसके लिए उसके पास, बट उसे काम मिलता नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयड पीपल वी रेफर टू दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अनएम्प्लॉयड जो पीपल होते हैं वो 15 to 59 के बीच में होते हैं। क्यों, अगर मान लो कोई बच्चा 12 साल का है, वो बोलता है कि जी मैं जॉब करना चाहता हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, तो क्या वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा? नहीं, वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो उसकी एज ही नहीं है काम करने की। तो 15 to 59 के एज के जो पर्सन होते हैं, जो लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। ठीक है, अगर कोई 67 एज का पर्सन आके बोले कि जी मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे को काम नहीं मिल रहा, तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15 और ओल्ड पीपल अबव द एज ऑफ 60 नॉट कंसीडर वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। ठीक है जी, ये तो बता ही चुका मैं आपको। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट भी है ना 2 टाइप की होती है, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप की होती है। एक तो होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, इसका डिफरेंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, बड़ा सिंपल है। देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, जिसको सीजन वाइज काम मिलता है। जैसे कि एक आइसक्रीम वाले भैया हैं, वो गर्मियों में तो भैया पैसे की लगा दूँ डेयरी, ऐसे वाला काम बन जाता है उनका, मतलब पैसे ही पैसे हर जगह से। ठीक है, अच्छी खासी जॉब मिलती है, अच्छा खासा काम चलता है उनका, बट जैसे ही सर्दी आती है उनका काम एकदम से बंद हो जाता है। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए वो एक तरह से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो इसलिए इसी को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी एक पर्सन को साल में कुछ ऐसा टाइम आता है जब उसको काम नहीं मिल पाता, तो उसको कैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
समझ आ गया आइसक्रीम वाले भैया का एग्जाम्पल। ओके, अब एक बार हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ लेते हैं कि इट अकर व्हेन अ पीपल फेल टू गेट वर्क ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, यानी साल के कुछ टाइम में जब एक पर्सन काम नहीं ढूंढ पाता तो उसको कहते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज नॉट जीरो। ये पॉइंट मैं अभी आपको समझाऊंगा जब इससे कंपेयर करेंगे, हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से कंपेयर करेंगे। बट अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मोस्ट फाउंड इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ज़्यादातर जो ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ही होता है। मतलब देखो जैसे सब्जी वाले भैया हो गए, ठीक है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ फल फ्रूट बेचते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में ही आता है, ठीक है, तो बाकी टाइम वो क्या करेंगे। तो इसलिए ज़्यादातर जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है वो ज़्यादातर हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ही देखने को मिलती है। ठीक है, मान लो कोई गन्ना बेचने वाला है, ठीक है, उसने 6 महीने तो गन्ना उगाया, अच्छे से काम वगैरह मिले उसको, बट बाकी के 6 महीने वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि फिर जब नेक्स्ट सीज़न आएगा गन्ने का तभी वो कुछ उगा पाएगा, है ना। तो इसलिए वो कुछ टाइम के लिए क्या हुआ, अनएम्प्लॉयड हो गया। तो इसलिए इसको कहते हैं कि एग्रो बेस्ड में ज़्यादातर हमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, फाउंड इन रूरल एज वेल एज अर्बन सेक्टर, यानी हमें गांव वाले इलाके में भी और शहर वाले इलाके में भी, दोनों में ही देखने के लिए मिलती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अर्बन एरिया में तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया आइसक्रीम वाले भैया का, रूरल एरिया में दे दिया कि एक किसान का, ठीक है, एक फार्मर का। डज नॉट एंश्योर जॉब सिक्योरिटी, यानी इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि साल में पूरे साल इनको काम मिलेगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब भी होता है कि इनको पूरे साल काम नहीं मिलता। ठीक है जी, तो इनके पास जॉब सिक्योरिटी तो नहीं होती। दूसरी तरफ बात करें हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये बड़ा सिंपल है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब एक जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हो, ठीक है, और सबको लग रहा हो कि हाँ ये एम्प्लॉयड है बट उसके काम करने का कुछ फ़ायदा ना हो रहा हो, तो इसको कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब समझो जी। मान लो एक खेत है, खेत में 10 बंदे काम करते हैं, 10 बंदे काम करके 100 किलो अनाज उगाते हैं, ठीक है, बट मज़े की बात यह है अगर उसमें से 5 बंदों को आप हटा भी दो ना, तब भी वो उस खेत के अंदर 100 किलो अनाज ही उगेगा और वो 100 किलो अनाज ही उगा पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, लैंड तो उतना ही है ना, तो लोग बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो जो लोग 5 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, वो एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से पीड़ित है। ठीक है, उनको लग रहा है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में उनके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। समझ रहे हो। इट इज़ रेफर टू अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ वर्कर इन अ जॉब इज़ मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू दैट जॉब। जब एक काम को करने में जितने लोग लग रहे हैं उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं ना, तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है जी, और इसमें क्या होती है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ जीरो होती है। अब मैं समझाता हूँ ये वाला पॉइंट और ये वाला। इसमें क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो होती है, यानी वो 5 बंदे कितना भी काम कर ले उनका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, अनाज तो 100 किलो ही उगेगा, तो इसलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ जीरो। बट इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो नहीं होती। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, उसको तो काम ही नहीं मिल रहा, तो काम ही नहीं मिल रहा तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो है या ज़्यादा है। बट अगर उसको काम मिलेगा तो वो अच्छे से बेच पाएगा, उसके बेचने की वजह से उसको फ़ायदा होगा, है ना। तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो नहीं है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि ये काम करता है तो उसके पास पैसे तो आते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेच पाता है जब ये काम करता है। बट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ जीरो इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो 5 बंदे एक्स्ट्रा जो हैं वो कितना भी काम कर ले, अनाज तो 100 किलो ही उगने वाला है। ठीक है, अगर ये आपको बाई चांस अभी भी समझ नहीं आया तो लर्न कर लेना, दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो समझ आ गया होगा, बट अगर फिर भी समझ नहीं आया ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा कि कमेंट बॉक्स में भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर। ये ज़्यादातर हमें ना फाउंड एग्रीकल्चर में देखने के लिए मिलता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि देखो अगर आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो एक बंदा कितना काम करता है ये पता चल जाता है, बट एग्रीकल्चर में पता नहीं चलता। उनको लगता है कि जी 10 लोग तो चाहिए ही चाहिए। एग्रीकल्चर में ना 5 लोग, आपको पता नहीं चलेगा कि 5 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे जब तक आप किसी को हटा नहीं देते। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर ये हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलता है। और ये फाउंड इन रूरल एरिया, ज़्यादातर गांव वाले एरिया में ही खेत वगैरह होते हैं, तो हमें रूरल एरिया में देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी तो होती है, यानी उस बंदे को कोई खेत से हटा तो नहीं सकता, पर उसके काम करने का कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो इसमें जॉब सिक्योरिटी तो होती है, ये बात तो है। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट। आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये बड़ा सिंपल है। जब एक पढ़ा लिखा पर्सन, ठीक है, जब एक पढ़ा लिखा पर्सन, जैसे मान लो एक पीएचडी है, ठीक है, एक पीएचडी पर्सन जब एक पियोन की जॉब कर रहा है तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो तो बहुत ज़्यादा है, यानी उसको उसके काम के हिसाब से कोई बड़ी हायर जॉब मिलनी चाहिए थी, बट उसको एक पियोन की जॉब में काम करना पड़ रहा है, तो इसी को कहते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर व्हेन द एजुकेटेड पर्सन डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स एजुकेशन लेवल और हैज़ टू वर्क बिलो इट।
यानी अगर एक पर्सन जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके काम के लेवल से ज़्यादा है बट उसे वो काम करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास और कोई जॉब नहीं है, तो इसको ही कहते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यानी एक पर्सन है जो पीएचडी है, ठीक है, बट उसे क्या करना पड़ रहा है, एक पियोन की जॉब करनी पड़ रही है क्योंकि उसके पास कोई दूसरी जॉब नहीं है, तो इसी को कहते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे अर्बन एरिया में ना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लोग डबल पीएचडी ट्रिपल पीएचडी हो जाते हैं बट फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पाती उनके लेवल की। आपने सुना होगा कि बहुत सारे पीएचडी डबल पीएचडी एमटीएस की मल्टीटास्किंग जॉब का फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट जॉब में, है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। People having higher degree of educational qualification do not have work to do, or computer engineering degree holder is working as a data entry operator in a firm। ये एक लाइन लिखी हुई है कि एक पर्सन को जो हायर डिग्री वाला है उसको उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाती। एक कंप्यूटर इंजीनियर होता है, ठीक है, उसको मिलती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब, जो कि उसके लेवल से बहुत छोटी है। उस छोटी नहीं कह सकते, मतलब उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, ठीक है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता बट उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो जॉब नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड अनएम्प्लॉयड हैज़ इंक्रीज फास्टर मैट्रिकुलेट्स अनएम्प्लॉयड। इसका मतलब है कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड पीपल है ना वो ज़्यादा है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हमें फेस करनी पड़ रही है इंडिया के अंदर बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसका हमारी कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। आपने सुना होगा कि जो इंडिया है उसका जो टैलेंट है वो वेस्ट जा रहा है क्योंकि उनको जॉब ही नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू द वेस्टेज ऑफ द मैन पावर रिसोर्स। क्या पता वो बंदा जिसको जॉब नहीं मिल रही वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो काम मिले तो बहुत अच्छा कर सके, बट उसको जॉब ही नहीं मिल रही, तो एक तरह से उसका जो टैलेंट है वो वेस्ट जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी कंट्री के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर किसी सही बंदे को जॉब नहीं दे पा रहे तो फिर ये तो दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीपल हु आर एन असेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू द लाइबिलिटी, ठीक है। जो बंदा कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता था, ठीक है, जो कंट्री के लिए एसेट बन चुका था, अब वो बोझ बन गया कंट्री के लिए क्योंकि वो काम कर नहीं रहा, उसको उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही, तो एक वजह से वो लाइबिलिटी बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू द इंक्रीज इन द सोशल अनरेस्ट एंड द टेंशन अमंग द यूथ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अगर एक पर्सन है जिसने बहुत अच्छी खासी पढ़ाई करी और उसे जॉब नहीं मिल पाती ना, तो उस पर भी थोड़ी टेंशन होती है, प्रेशर वगैरह आता है, ठीक है, उसे थोड़ा लगता है कि यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द डिप्रेस्ड इकोनॉमी। यानी हमारी अगर हमें देखना है कि कोई कंट्री डेवलप हो रही है नहीं हो रही, तो आप उसका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल देखो। अगर उस कंट्री में अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं तो वो एक तरह से माना जाएगा कि एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी है, यानी वो इकोनॉमी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। एक्चुअली ये वाला टॉपिक है जो बीच में छूट गया था, तो मैंने इसको एंड में कवर कर दिया। यानी क्या होता है कि काम डिवाइड होता है। अब देखो, देयर वाज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द मैन एंड वुमेन, ठीक है, कि ये काम मैन नहीं कर सकते हैं, ये काम वुमेन ही कर सकती है, मैन को काम करना चाहिए घर से बाहर निकल के, वुमेन को घर के अंदर। ये एक हमारी इंडिया की कंजर्वेटिव सोच है, ठीक है। मोस्ट वुमेन यूज टू वर्क इन अ प्लेस वेयर देयर वाज नो जॉब सिक्योरिटी, और इसी वजह से वुमेन की वर्क कंडीशन जो है इंडिया के अंदर ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। उनको ऐसी जगह पर काम करना पड़ता है जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ओके। और इन दिस सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द इर्रेगुलर एंड द लो इनकम, और इसी वजह से कि वुमेन को घर रह के काम करना चाहिए, इसी कंजर्वेटिव सोच की वजह से क्या होता है कि वुमेन्स को क्या होता है कि लो इनकम की जॉब मिलती है, ठीक है। आप कभी भी नोटिस करना, अगर कोई जो लेबर वगैरह भैया वगैरह आपके घर में कभी काम करने आते हैं, ठीक है, उनके साथ अगर कोई लेडी भी आती है तो लेडी को कम पैसे दिए जाते हैं और उस मैन को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, बेशक उन लेडी ने ज़्यादा काम किया हो, ठीक है। मतलब जो जब घर वगैरह बनता है तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो लेडी को हमेशा कम ही पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो उनसे ज़्यादा काम भी करे। बेसिक फैसिलिटी वर मिसिंग लाइक मैटरनिटी, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक और भी है कि जब वुमेन काम करने जाती है तो उनको फैसिलिटी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, ठीक है। जैसे अगर मान लो वो घर बनाने वाले भैया की बात कर रहा था मैं, अगर वो घर बना रहे हैं और लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको छुट्टी नहीं दी जाएगी, और छुट्टी दी जाएगी तो उसके पे नहीं मिलेगा उनको, ठीक है, उनको ये फैसिलिटी भी नहीं मिलती। चाइल्ड केयर, मान लो उनके साथ कोई बच्चा वगैरह है तो इसलिए उनको संभालने की जगह नहीं होती हर ऑफिस में, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, हाउएवर वुमेन विद द हायर एजुकेशन एंड द स्किल फॉर्मेशन वर पेड हाईली, ठीक है। तो हाँ, इंडिया में प्रॉब्लम है, वुमेन की जो वर्किंग कंडीशन है उसमें प्रॉब्लम है, उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिल पाती, उनको
चाइल्ड केयर फैसिलिटी नहीं होती हर ऑफिस के अंदर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट हाँ, वुमेंस की कंडीशन इंडिया के अंदर बहुत अच्छी खासी हो रही है। अब जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पाने वाली वुमेन है वो इंडिया के अंदर हाईली पेड जॉब में है आज, ठीक है। बहुत बहुत ऐसी लेडीज़ हैं, ठीक है। अगर आप किसी लेडी का नाम जानते हो, ठीक है, जो इंडिया में हैं और बहुत बड़े लेवल पे वो कर रही हैं, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। इस पार्ट के साथ आपकी पूरी इकोनॉमिक्स ख़त्म कर दी मैंने, 1 2 3 4 सारे चैप्टर अपलोड कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, और यार कमेंट ज़रूर करना, इससे मोटिवेशन मिलती है मेरे को, ठीक है। लाइक ज़रूर करना, और साथ ही में यार मेरे न्यू चैनल का लिंक एक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको ज़रूर जाके चेकआउट करना। अगर कुछ अपलोड नहीं करा होगा भी, फिर भी आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं जल्दी उस पर कुछ अपलोड करने वाला हूँ। आज तो नहीं करा, आज 19 अगस्त है, तो आज तो कुछ अपलोड नहीं करा, पर जल्दी उस पर कुछ अपलोड करूँगा, ठीक है यार। सो इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, और मैं इसके MCQ पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, तो वो जाकर आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।